सबको जय हिंद। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी को एक नई जानकारी के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। कुछ यूट्यूबर अपने YouTube चैनल पर फेक और अधूरी जानकारी शेयर कर रहे हैं। मैं आप सभी को एक इनकम टैक्स के रिलेटिव एक जानकारी देना चाहता हूँ जो सत्य है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल द्वारा अकॉर्डिंग बनाई गई है। इनकम टैक्स दो तरह का एग्जेम्पशन और डिडक्शन देते हैं। उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नया रिजीम और ओल्ड रिजीम बनाया गया है, न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम बनाया गया है, जो मैं उसकी विस्तृत जानकारी आप सभी लोगों को शेयर करना, जो कि कुछ यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल पर इनकम टैक्स के बारे में गलत कि 200 गुना या 300 गुना आपसे रिटर्न फाइल का रिफंड लिया जाएगा, वापस लिया जाएगा। ये गलत जानकारी है। इनकम टैक्स ने आप तक कभी तक किसी को ऐसे 200 या 300 गुना का रिफंड नहीं वापस लिया है। मैं बताना चाहता हूँ, वो बोलता है उसको आपने गलत भरा है, उसको सुधार करने का एक मौका देता है, आपको नोटिस भेजता है। अंडर सेक्शन 149(1) के अकॉर्डिंग आपको नोटिस भेजता है कि आपने जो ITR फाइल किया है वो आपके फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग सही नहीं भरा है। आपने उसमें अपनी एनुअल इनकम गलत दिखाया है, गलत एग्जेम्पशन लिया है, गलत डिडक्शन लिया है और गलत उसमें जानकारी सबमिट की है। ये यूट्यूबरों को पता नहीं है और ऐसी अधूरी जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आप सभी को सही जानकारी देना चाहता हूं और आप जिससे अवेयरनेस बढ़े, लोगों में जागरूकता रहे और अपना ITR अच्छे से फाइल कर सके या करवा सके। पहली बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि फॉर्म 16 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी नहीं करता है। फॉर्म 16 एम्प्लॉयर द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें आप एम्प्लॉयर हैं। ये नहीं है कि फॉर्म 16 इनकम टैक्स ने जारी कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 26 से फॉर्म इशू करता है, जिसमें आपको TDS टोटल डिडक्शन ऑफ एट द सोर्स द्वारा जो आपका डिडक्शन कटा है वो शो करता है। उसकी लास्ट डेट 31 मई 2024 है। ये 26 से फॉर्म होता है जो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर इंडिविजुअल अकाउंट में लॉगिन करने से पता चल जाता है। और अभी दूसरी बात कुछ लोग फिर बता रहे हैं कि 200 गुना 300 गुना भी, मैं पहले भी इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा विभिन्न समय पर रिवाइज किया जाता है और अलग अलग टाइम पर इसके नोटिफिकेशन भी जारी करता है। यदि आप रेक्टिफिकेशन या रिवाइज या री रिवाइज आपको अपना ITR फाइल कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि मैंने गलत दे दिया और उससे रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। आपका ITR जो आपका बनता है वो रेक्टिफिकेशन होगा, आपका रिफंड बनता है तो रिफंड हो जाएगा और यदि आपका डिडक्शन है तो आपसे ले लिया जाएगा। अगली बात मैं आपको एग्जेम्पशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल एम्प्लॉय को किस किस पार्ट में किस किस में एग्जेम्पशन ले सकता है। पहला आता है वॉशिंग अलाउंस। आप अपने फॉर्म 16 को देखते हो, उस पर लिखा रहता है वॉश अलाउंस। दूसरा लिखा रहता है SCA यानी कि स्पेशल कंपेंसेशन अलाउंस लिखा रहता है। तीसरा HRA। चौथा मेडल अलाउंस। पांचवा लिखता है ड्रेस अलाउंस। दूसरा लिखता है कंट्रीब्यूशन ऑन 1 डे पे डिडक्शन। चौथा लिखता है CGS डिडक्शन। लिखा रहता है रिकवरी पे एंड अलाउंस और लास्ट में लिखा रहता है होम लोन। ये आपको डिडक्शन आप अपने फॉर्म 16 में दे सकते हैं जो आपके एम्प्लॉयर द्वारा जारी किया गया है। उसमें देखिए कि इस पे आप ये डिडक्शन ले सकते हैं। आप भ्रमित मत होइए, पढ़िए पूरी जानकारी जो इसमें आपके फॉर्म 16 में शो नहीं रह सकते। जब आप अपना ITR फाइल करेंगे उसमें आप अपना डिडक्शन और एग्जेम्पशन मेंशन कर सकते हैं। जैसे लग सकता है मैं आप सभी को जो इनकम टैक्स के सेक्शन और सब सेक्शन बने हैं उनके बारे में बता सकते हैं। जो हमारा एग्जेम्पशन का सेक्शन है वो 17 सेक्शन 17 के 10(1), 10(2) और 10(2) से अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ जो निम्न प्रकार है। पहले ले सकते हैं आप 10 के A के 1 अल्फा 1 में आप अपना वॉशिंग अलाउंस ले सकते हैं। 10(2) के A में ले सकते हैं आप
स्पेशल कंपनसेशन अलाउंस जो रिस्क अलाउंस के अकॉर्डिंग आता है। रिस्क अलाउंस को भी विभिन्न पार्टों में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। रिस्क अलाउंस विभिन्न पार्टों में बताया गया है, मैं आपको उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। स्पेशल कंपनसेशन अलाउंस जो आदमी फील्ड स्पेशल ड्यूटी अलाउंस है जो गवर्नमेंट द्वारा डिस्ट्रिक्ट निर्धारित किए हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न रिस्क अलाउंस मिलता है। और जो इनकम टैक्स उन एरियाओं में अपने अकॉर्डिंग एग्जेम्पशन देता है। जैसे स्पेशल अलाउंस है जो हाई एरिया जो हिली एरिया में आता है उनको ये 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो लोकेटेड होता है उसके अकॉर्डिंग देता है। और जो बॉर्डर एरिया में या इंडिया के किसी भी बॉर्डर एरिया में डिप्लॉयड है उसको 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो कौन सा एरिया है, लो एरिया है या हाई एक्टिव एरिया है, तो वे 200 रुपये से लगाकर 1300 रुपये पर मंथ एग्जेम्पशन मिलता है। और जो ट्राइबल एरिया और या नॉर्थ ईस्ट एरिया में डिप्लॉयड है वो लेता है 2600 रुपये पर मंथ। अगला आता है जो बॉर्डर एरिया और हिली एरिया में दोनों में डिप्लॉयड है उनको मिलता है ये 3000 रुपये पर मंथ। और अगला हाई सेंसिटिव एंड काउंटर एजेंसी एरिया जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया हुआ जो काउंटर एजेंसी के अंतर्गत आता है वो 3900 रुपये पर मंथ के लेता है। ये सभी जो सेक्शन सबसेक्शन अंडर 10 के 14(2) के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। अभी आता है ज्यादा इफेक्टेड एरिया है जो नक्सल इफेक्टेड एरिया है जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ और आंध्र प्रदेश हुआ, उनमें हम 4200 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्पशन ले सकते हैं। हमको मिलता है 17,000 या 21,000 या किसी को, तो उससे ये नहीं कि मेरे को तो 17,000 जो सेक्शन है वो जो आर्मी सेंट्रल एम्प्लॉय या आर्मी या सेंट्रल आर्मड फोर्स के एम्प्लॉय जो सियाचिन या हिमालय की तलहटी में ITBP के जवान जो डिप्लॉयड होते हैं उनके लिए सियाचिन या हाई एल्टीट्यूड हाउस 7,000 रुपये पद का आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में 4200 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और छत्तीसगढ़ को भी 2 एरिया में डिवाइड किया है, एक 4200 रुपये और एक 4800 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। और ऐसे ही जैसे आइसलैंड या समुद्र एरिया पे भी समुद्र एरिया या कोई टापू पे डिप्लॉयड सेंट्रल डिप्लॉयड है वो 3250 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्पशन ले सकता है। अगला पार्ट आता है LTC। मैं LTC के बारे में बता देता हूँ। LTC के पर भी सेंट्रल एम्प्लॉय को एग्जेम्पशन मिलता है जो अंडर सेक्शन 10 के 5A के अकॉर्डिंग आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो आपका खर्चा है वो LTC में आप पूर्णतः आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। दूसरा आता है HRA को भी आप विभिन्न पार्टों में आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। HRA ले सकते हैं अपनी एक्चुअल HRA जो आपके फॉर्म 16 में मेंशन है वो ले सकते हैं। यदि आप किसी हाई मतलब A कैटेगरी या X कैटेगरी या Y कैटेगरी या Z कैटेगरी के शहर में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना HRA ले सकते हैं। यदि आप कहीं विदेश में रह रहे हैं और आप इंडिया गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो आप अपनी सैलरी का 40% आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। ये HRA के सेक्शन 10(13)(1)(a) के रूल नंबर 2 में दिया है। आप कभी जाकर यूट्यूब पर या गूगल पर जाकर देख लीजिए HRA अलाउंस का 10(13)(a) का रूल नंबर 2 क्या है, आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। और दूसरा आप VRS जा रहे हैं तो VRS का जो अमाउंट है वो पूर्णतः एग्जेम्पशन के अंडर आता है, ये भी आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरा लिव इनकेसमेंट, यदि कोई कार्मिक सेंट्रल एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई टीचर अपना 10 डे या उससे ज़्यादा का लिव इनकेसमेंट लेता है वो भी पूर्णतः एग्जेम्पशन है। और दूसरा कोई कम्युनिटी लीव जाता है, कम्युनिटी लीव ली है तो उस पर जो सैलरी मिलती है वो भी पूर्णतः एग्जेम्पशन है। 10 के 13(1) के अकॉर्डिंग वो भी एग्जेम्पशन के अंदर आता है। ये मैंने एग्जेम्पशन के बारे में जानकारी दी है। और अब अगली जानकारी में आपको डिडक्शन के बारे में बताऊंगा कि सेंट्रल एम्प्लॉय क्या क्या डिडक्शन ले सकता है, कितना एथराइज। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है डिडक्शन। डिडक्शन में क्या क्या होता है और कितना कितना आप डिडक्शन ले सकते हैं। सेंट्रल एम्प्लॉय, स्टेट एम्प्लॉय और ये प्राइवेट कंपनी में जो जॉब करता है वो कितना डिडक्शन ले सकता है। डिडक्शन में पहला सेक्शन आता है 80C। 80C में आप
कितना डिडक्शन लेते हैं। 80C में आप 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। 1.5 लाख की छूट पूरी ओवरऑल में मिलती है, पूरी ओवरऑल 1.5 लाख, चाहे आप उसमें कितना भी इंश्योरेंस हो, किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस है, SBI, मैक्स, बिरला, आदित्य बिरला, जो भी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है उनमें 1.5 लाख तक छूट है। उसमें फिक्स डिपॉजिट भी आता है, PPF अकाउंट भी आता है, उसमें सुकन्या समृद्धि योजना भी आती है, और उसमें फिक्स डिपॉजिट भी आते हैं, और म्यूचुअल फंड भी आता है। समझने वाली बात यह है कि आप बोलते हैं कि मेरा तो इतना किसी का PPF अकाउंट भी है और GPF भी है, और उसने सुकन्या समृद्धि योजना भी ले रखी है, वो 2 लाख तक बांधा नहीं, आप 2 लाख तक उसमें शो कर सकते हैं, पर आपको छूट मिलेगी 1.5 लाख तक की। उसका अगला सेक्शन है डिडक्शन का 80CC सॉरी, इसमें आता है आपको जितना भी पेंशन फंड होता है, जो आदमी पेंशन चला गया है और उनमें टैक्स डिपॉजिट करते हैं, और टैक्स डिपॉजिट में आप कितना डिडक्शन लेते हैं, उनको पेंशन फंड आता है, तो वो 80CCC के अकॉर्डिंग डिडक्शन ले सकता है। अब अगली सेक्शन आती है 80CCD1, इसमें पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम के एम्प्लॉई है, वे अपना इसमें जो अपना सेल्फ का कंट्रीब्यूशन अपनी सैलरी से एनुअल इनकम से जो भी डिडक्शन करते हैं वो 80CCD1 के अंदर आता है। दूसरा आता है 80CCD2, जो एम्प्लॉयर द्वारा सेंट्रल एम्प्लॉय को जो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर मतलब जिसके अधीन आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फॉर्म 16 में ऑलरेडी मेंशन आता है, वो भी आपकी एनुअल इनकम होती है, कि उसमें आपको सरकार ने दिया, आपके PPF या न्यू पेंशन स्कीम में आपने कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का, वो भी आपकी एनुअल इनकम में जोड़ा जाता है। और इसके आता है अगला सेक्शन है 80DD, कंट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। आपने अपना कंट्रीब्यूशन कितना दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस में कितनी प्रीमियम दी गई है एनुअल इनकम में, कोई अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले जाता है, उसमें भी आपकी 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। तीसरा आता है एनुअल मेडिकल 80DD, यानी D 80DD में आप आता है कोई व्यक्ति अपनी मेडिकल या स्पेशल डिजीज से मेडिकल ट्रीटमेंट में जो एक्सपेंडिचर करता है उसमें 50,000 तक की छूट ले सकता है। अगला आता है 80DDB, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल डिसीज, इसमें 80,000 तक की छूट ले सकता है, वो भी सीनियर सिटीजन का अलग है और सीनियर सिटीजन से अलग है। वो सीनियर सिटीजन है वो 1 लाख तक की छूट ले सकता है, और जो सीनियर सिटीजन नहीं है वो 80,000 तक की छूट ले सकता है। आपने स्पेशल डिसीज बी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निर्धारित की है, जैसे हाइपरटेंशन, कैंसर, TB और डायबिटीज, जो लॉन्ग टर्म बीमारी रहती है वे निर्धारित किए हैं कि आप कितना कितना, यानी आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हो और आप अपना यहाँ दिखाना नहीं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निर्धारित की है कि आप एक्सपेंडिचर, मेडिकल एक्सपेंडिचर सीनियर सिटीजन के लिए अलग और नॉर्मल व्यक्ति के लिए निर्धारित की गई है। और दूसरा आता है 80E, कोई किसी सेंट्रल एम्प्लॉय का बच्चा विदेश में हायर एजुकेशन करने के लिए भी लोन लिया है, उस लोन पे छूट नहीं मिलती, उस लोन के इंटरेस्ट पे यानी प्रिंसिपल पे छूट नहीं मिलेगी। आपने जो लोन लिया है, लोन पे जितना भी इंटरेस्ट बनता है उस पे छूट मिलती है, जो बैंक द्वारा प्रोविजनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जारी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रमाणित ब्याज सर्टिफिकेट, जो प्रोविजनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बोलता है। बैंक इसको एनुअली जो लोन लेता है उसको जारी करता है, और उस जारी करने से आप वो डिपार्टमेंट में सबमिट कर देते हैं तो उसको आप डिपार्टमेंट द्वारा छूट मिल जाती है। नहीं करते तो आप जब ITR फाइल करते हैं तो वो अपने 80E में दिखा के उसमें सबमिट कर सकते हैं कि आपका होम लोन लिया था उस पर इतना इंटरेस्ट है, वो भी 2 लाख तक की ही निर्धारित की है। आपने किसी ने 40 लाख का लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट बन गया है 4 लाख या 5 लाख, उस पर छूट नहीं मिलेगी, केवल 2 लाख पे ही छूट मिल सकती है। दूसरा मिलता है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट के लिए, जो अपनी सेल्फ ऑक्यूपाई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है उस पे 80EE की उस पे लोन लिया है, उस पे 60,000 तक की छूट मिलती है। और उसी के अंदर आप यदि आपने 80GG के अकॉर्डिंग आपने 60,000 तक का आप अपना रेंट दिखा सकते हैं, वो भी सिटी वाइज। यदि वहाँ HRA मेंशन नहीं कर रहे हैं अपने डिडक्शन में, एजेक्शन में HRA मेंशन नहीं किया, तो आप यहाँ पे 80GG सेक्शन 80GG के अकॉर्डिंग आप अपना 60,000 तक का
डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद आता है 80GGA, ये स्कीम आती है, आपने किसी रूरल एरिया में या डोनेशन दिया है तो आप उसमें डोनेशन की एक रिसीव आती है जिसमें उसका पैन नंबर मेंशन होता है, वो पैन नंबर मेंशन का एक अलग से फार्म भरना पड़ता है। किसी रिसर्च या किसी ट्रस्ट या किसी पॉलिटेक्निकल पार्टी को आपने डोनेशन दिया है तो अंडर सेक्शन GGA के अकॉर्डिंग आप उसमें उसकी स्लिप अपलोड करनी पड़ती है। उसका स्लिप नहीं अपलोड करनी, कोई नहीं अपलोड नहीं मांगता, उसका पैन नंबर और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और कितना आपने छूट किया है, जो इंटरेस्ट मिलता है वो डिडक्शन के 80 TTA के अकॉर्डिंग उस पर छूट में निर्धारित है। वो भी ओनली 10,000 तक की। आप यदि आपने कोई सेविंग अकाउंट बड़ा अमाउंट जमा किया है सेविंग अकाउंट में तो उसमें 10,000 तक की ही छूट मिलती है। अगला आता है जो 80TTB, वो मैं पहले बताया था, वो 80TTA था। अभी जो बताने जा रहा हूँ 80TTB के बारे में बताता है। आपने जो फिक्स डिपॉजिट किया है उस पे इंटरेस्ट पर छूट किया है, वो भी अलग अलग क्राइटेरिया मेंशन किया है कि कितने लिमिट निर्धारित किए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और मैं आप सभी को बताता हूँ इसके अलावा भी आप अनोदर डिडक्शन अलग से मेंशन कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन आता है, जब आप अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो उसमें एनी अनदर का एक ऑप्शन आता है, उसमें अपना डिस्क्रिप्शन मेंशन कि मेरे को ये फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग ये मेरे को डिडक्शन मिला है, वो उसमें अलग से मेंशन कर दीजिए। ऐसे ही एजप्शन और एज ए ही डिडक्शन में अलग एनी अनदर का एक ऑप्शन आता है, पर उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे को फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग एज पर पे स्लिप ये अलाउंस मिलता है या मेडल अलाउंस मिलता है या मेरे को स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, या मैं कोई जो केशियर सेंट्रल एम्प्लॉय जो केशियर है, केशियर को केस हैंडलिंग का एक अलाउंस मिलता है, वो इतने लाख तक का इतना अलाउंस है। कोई जो ट्रेड्समैन था उनको अलग से ट्रेड अलाउंस मिलता है। तो उसमें एनी अनदर ऑप्शंस पे जाकर अपना एज पर पे स्लिप लिखिए और मेंशन करिए, आपको उस पर छूट। अभी मैं इसी जानकारी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सही जानकारी को जानिए और उसको शेयर कीजिए, अपने जवानों को भ्रमित और अज्ञात जानकारी से दूर रखिए। अभी किसी को कोई समस्या या कोई इशू आ रहा, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं पिछले 10 वर्षों से ITR फाइल किया हूँ और आप भ्रमित मत होइए, सही जानकारी को शेयर कीजिए। अभी तक का वीडियो में बने रहने तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।